मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन एवं परामर्श विषय के अंतर्गत हम आज महाविद्यालय स्तर पर निर्देशन कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम दो टॉपिक लेंगे, महाविद्यालय स्तर पर निर्देशन कार्य और निर्देशन शैक्षिक निर्देशन की प्रक्रिया या उसके सोपान। महाविद्यालय स्तर पर शैक्षिक निर्देशन। क्योंकि इससे पहले हम प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के कार्य क्या होते हैं निर्देशनकर्ता के, माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर निर्देशनकर्ता के क्या उत्तरदायित्व होते हैं और किस तरह से उसे या निर्देशन के कार्य क्या होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज अब हम देखने वाले हैं महाविद्यालय स्तर पर शैक्षिक निर्देशन। चाहे इसकी आवश्यकता समझ लो या इसके प्रकार तरीके समझ लो कि किस तरह से शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है महाविद्यालय स्तर पर, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि माध्यमिक स्तर तक अगर बच्चे को सही उच्च माध्यमिक स्तर तक यदि बच्चे को सही और प्रभावी निर्देशन प्रदान कर दिया जाता है तो महाविद्यालय पर आकर उसे उतनी अधिक निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी ये मानकर चलिए कि मनुष्य की ये कहा जाए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस तरह से मनुष्य शिक्षा अर्जित करता है, शिक्षा का क्रम निरंतर रूप से चलता रहता है, उसी तरह से निर्देशन का कार्य भी निरंतर रूप से चलता रहता है। अर्थात कि एक व्यक्ति को जन्म से लेकर और मृत्यु तक बहुत सारे हर पल कुछ न कुछ वो क्रिया करता है, कार्य करता है, शिक्षा अर्जित करता है, कुछ सीखता है। हर जगह उसको कहीं न कहीं निर्देशन की आवश्यकता, समस्याएं आती है और उनके निवारण के लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। जिस तरह से शिक्षा की निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, वैसे ही निर्देशन की निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो निर्देशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए महाविद्यालय स्तर पर भी निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन का महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए शैक्षिक निर्देशन दिया जाना या उस क्रिया का होना अनिवार्य है। सबसे पहला जो इसमें आता है कि महाविद्यालय स्तर पर शैक्षिक निर्देशन में सबसे पहला कार्य क्या होगा, तो वो कार्य है वातावरण के साथ समायोजन। महाविद्यालय वातावरण के साथ समायोजन, यानी कि बालक एक बात ही बहुत हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, प्राथमिक स्तर से वो माध्यमिक स्तर पर आता है तो प्राथमिक स्तर का वातावरण माध्यमिक स्तर के वातावरण में अंतर होगा, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में जाता है तो उस वातावरण में क्यों कि हर तरफ शैक्षिक प्रक्रियाएं भिन्न हो जाती हैं, पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो जाता है, शिक्षक बदल जाते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन हो जाता है, तो निश्चित एक वातावरण भी परिवर्तित हो जाता है। वही चीज यहाँ महाविद्यालय स्तर पर भी होता है कि माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय तक बालक विद्यालय वातावरण, विद्यालय अनुशासन, विद्यालय प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षा अर्जित कर रहा होता है, उसी वातावरण में उसे शिक्षा। लेकिन महाविद्यालय और विद्यालय के वातावरण में जमीन आसमान का फर्क होता है। विद्यालय स्तर पर शिक्षकों का नियंत्रण बालकों के ऊपर पूर्ण रूप से रहता है, महाविद्यालय स्तर पर बालकों पे शिक्षकों के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं मानी जाती। ये माना जाता है कि अब बालक स्वयं को स्व अनुशासित रखने के लिए प्रशिक्षित होकर आया है, शिक्षा के महत्व को वो समझता है, शिक्षा क्या है इसे वो जानता है, विषय को के अधिगम को वो अच्छे से समझता है कि किस तरह से उसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, अपनी शिक्षण योजनाएं कैसे बनाना है। अर्थात ये माना जाता है कि बालक महाविद्यालय स्तर पर कि बालक अब स्वयं से सब कुछ कर सकता है। इसीलिए एक तरह से अध्यापक
स्वतंत्र वातावरण में आता है तो वो स्वच्छंद हो जाता है, यानी कि आप उसको किसी भी प्रकार के नियंत्रण न होने की वजह से वो इतना उच्छृंखल हो जाता है, इतना क्या है जी कि अपने आप को हर नियंत्रण से बाहर कर लेता है, जिसकी वजह से उसके गलत रास्ते पर भटक जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए समायोजन को सीखना बालक के लिए बहुत अनिवार्य है, जो महाविद्यालय स्तर पर उस वातावरण में कैसे समायोजन करना है, निर्देशन का कार्य है बालक को बताना। फिर है शैक्षिक योजना तैयार करने में सहायता। शैक्षिक योजना तैयार कर, यानी कि शैक्षिक योजना कैसे तैयार की जाती है, बालक को कब कैसे किस तरह से पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है, कौन सा पाठ्यक्रम को पढ़ना है, उस पाठ्यक्रम में भी कौन सा विषय चयन करना है और किस तरह से और किस प्रकार की शिक्षा उसे अर्जित करनी है, इन सब के लिए उसे एक शैक्षिक योजना बनानी पड़ती है, जो निर्देशन का कार्य है कि उसे शैक्षिक योजना निर्माण करने में सहायता प्रदान करे। उसके बाद में उन्नयन में सहायता। शैक्षिक उन्नयन में सहायता, यानी कि बालक की शैक्षिक प्रगति के अंदर, प्रोग्रेस के अंदर निर्देशन कार्य करता है कि बालक का जो शैक्षिक प्रोग्रेस है, एजुकेशनली प्रोग्रेस है, शैक्षिक उन्नयन है, वो किस तरह से हो सकता है, यानी कि बालक अपने अब तक के रिजल्ट्स में और किस तरह का इंप्रूवमेंट कैसे कर सकता है, इसके लिए निर्देशन कार्य किया जाता है। अगली बात आती है इसमें वांछित शैक्षिक सूचनाएं प्रदान करना। वांछित शैक्षिक सूचनाएं प्रदान करना। वांछित शैक्षिक सूचनाएं प्रदान करना, क्योंकि बालक को बहुत सारी शैक्षिक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। अब जिस तरह की सूचना बालक को चाहिए वो सूचना बालक तक पहुंचना अनिवार्य। निर्देशन का कार्य है कि बालक को जिस प्रकार की सूचनाएं, जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे बालक को कोई किसी प्रकार की डिग्री हासिल करनी है, ये कहा जाए कि जैसे उसको इंजीनियरिंग या IIT में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब जो उसके इर्द गिर्द है, सराउंडिंग में इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसके बारे में वो जानता है, ओके वो ठीक है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं मुझे और बेहतर उसमें जाना है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है। अब ये वांछित सूचना कि आपको JEE मेंस देना होगा, आपको एडवांस देना होगा, उसके बाद आपका एग्जाम क्लियर होगा, तब आप किसी अच्छे कॉलेज में, उसके लिए आपको कितने मार्क्स से किस तरह के स्कोरिंग करना बहुत जरूरी। तो ये सब क्या है, उसकी वांछित सूचनाएं हैं शिक्षा से संबंधित, जो उसे समय समय पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जो महाविद्यालय स्तर पर भी इसी तरह की और भी, जैसे बालक ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, अब उसके पास उसको एमटेक करना है, MS करना है, मुझे MBA करना, मुझे करना क्या है। अब बालक कहता है कि नहीं मुझे तो एमटेक करना है, तो MBA के लिए पता है कि आपको कैट का और आरमेट वगैरह का एग्जाम आपको देना है, लेकिन एमटेक के लिए क्या करना है, तो कैट का एग्जाम देना है या और भी कोई इस तरह के एग्जाम है। तो कौन कौन से एग्जाम है, किस तरह से उनकी क्वालिफिकेशन क्या, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो उस कॉलेज की रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरह की आपकी प्रोफाइल चाहता है, इस सब की सूचना क्या है, शैक्षिक जो संबंधित सूचना है वो महाविद्यालयों के द्वारा उपलब्ध, निर्देशन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद में स्वयं की जानकारी प्राप्त करना। स्वयं की जानकारी प्राप्त करना, यानी कि स्वयं को समझना कि वो क्या चाहता है, उसकी क्या योग्यता, क्षमता, उसकी रुचि क्या है, इन सबको समझने में उसकी सहायता प्रदान करना।
रसा वार्ताओं द्वारा निर्देशन, यानी कि जो एक्सटेंशन लेक्चर्स होते हैं उनके माध्यम से भी बालकों को निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक्सटेंशन लेक्चर होते हैं वो विषय विशेषज्ञों के द्वारा या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट व्यक्तियों के द्वारा ये दिए जाते हैं या उनके सामने ये वार्ता रखी जाती है, जिससे कि बालक को किसी विषय विशेष से संबंधित विस्तृत और संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। अंतिम बात आती है अनुशासन हेतु शैक्षिक निर्देशन। अनुशासन हेतु शैक्षिक अनुशासन हेतु शैक्षिक निर्देशन, यानी कि अनुशासन, क्योंकि यहाँ आकर महाविद्यालय में चाहे विद्यालय कहीं भी हो, अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये अनुशासन क्या है, स्व अनुशासन क्या होता है, उसे किस प्रकार से अनुशासन में रहना चाहिए, अनुशासन के लिए उसे क्या किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, अनुशासन से उसको क्या लाभ है, अनुशासनहीनता की वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए निर्देशन का कार्य किया जाता है। अर्थात महाविद्यालय स्तर पर बालक के सर्वांगीण उचित विकास क्रम को ध्यान में रखते हुए निर्देशन कार्य किया जाता है, उसकी प्रधानता दी जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर मैंने शुरू में ही कहा था कि आज हम दो टॉपिक लेने वाले हैं। तो पहला तो हमने लिया था निर्देशन, महाविद्यालय में शैक्षिक निर्देशन, ठीक है ना। अब दूसरा आता है प्रकृति या सोपान, यानी कि शैक्षिक निर्देशन की प्रकृति क्या है या उसके सोपान क्या है। सोपानों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि क्या क्या कौन कौन से सोपान हैं जिसका पालन करते हुए एक निर्देशनकर्ता को निर्देशन कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा आता है वो है प्रारंभिक वार्ताएं। प्रारंभिक वार्ताएं, यानी कि यहाँ पर सबसे पहला जो है वो प्रारंभिक वार्ताओं से होता है, अर्थात कि बालक की किसी भी समस्या को समझने के लिए बहुत अनिवार्य है कि उसके साथ में बातचीत की जाए, उसके साथ बैठकर अंतर्गत क्रिया मतलब उसके साथ जो एक सही संप्रेषण है वो स्थापित होना चाहिए, क्योंकि अगर बालक के साथ हम बातचीत नहीं करते हैं तो हमें समस्या है या नहीं इसका भी पता नहीं चलता। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर सबसे पहली बात जो है वो यही है कि प्रारंभिक स्तर पर वार्ता आयोजित की जानी चाहिए, उससे वार्तालाप किया जाना चाहिए। सेकेंडली प्राथमिक साक्षात्कार। प्राथमिक साक्षात्कार यानी कि अगला जो स्टेप होता है, वार्ता के बाद में कुछ समस्या के बारे में कुछ हिंट प्राप्त होगी, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि उसके बारे में कुछ निश्चित प्रश्नों के आधार पर सही जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाए कि बालक को वास्तविक समस्या क्या है या क्या वो सोचता है, क्योंकि उसके विकास क्रम में कई बाधा आई है तो क्यों आ रही, उसकी प्रोग्रेस में बाधा उत्पन्न हो रही है तो क्यों हो रही है, क्यों उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। इन सब चीजों को जानने के लिए जरूरी है कि जब हम वार्ता करते हैं या जनरल टॉक के माध्यम से उससे जानने की कोशिश करते हैं, जब थोड़ी सी भी हमको हिंट लगती है तो हम उससे इंटरव्यू के माध्यम से या सीधी बातें कि उससे कुछ प्रश्नों के माध्यम से, ये तो औपचारिक बातचीत हो जाती है, यहाँ पर कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में है छात्र की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक
आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थितियों का अध्ययन। यानी कि बालक की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां क्या है, उसका उनमें क्या स्तर है, आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक संसाधन कौन कौन से हैं, व्यवसाय का स्रोत क्या है, आर्थिक संसाधन जुटाने के स्रोत क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, समाज में उसका स्थान क्या है, समाज में उसका पद या उसकी जो कहना चाहिए कि भूमिका क्या है, उसकी सांस्कृतिक विचारधाराएं क्या है, इन सब का अध्ययन किया जाना। उसके बाद जो उसका अध्ययन किया जाता है, क्यों कि कई बार होता है कि समस्याओं की जड़ इनमें से कोई होता है। इसी जैसे बालक किसी प्रोजेक्ट दिया जा रहा, प्रोजेक्ट बालक नहीं कर रहा है, उसको कई बार कहा जा रहा है लेकिन वो किसी भी प्रोजेक्ट पर विशेष रुचि नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसके आर्थिक क्षमताएं या आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो सारे सोर्सेस को इकट्ठा कर सके, उनको ला कर वो प्रोजेक्ट पूरा कर सके। तो ऐसे में ये वो बालक उस कार्य को नहीं करता है। तो निर्देशन की जो प्रक्रिया है उसमें इस चीज को जानना भी बहुत जरूरी है। अब निर्देशन करता तो पता चलता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो निश्चित है कि वो प्रोजेक्ट इस तरह से देने की सिफारिश करेगा कि जिसमें उसको आर्थिक संसाधनों की का उपयोग न करना पड़े या धन व्यय ना। अगली बात आती है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से भी निर्देशन का कार्य किया जाता है। अर्थात यहाँ पर इस बात को देखा जाता है कि बालक की समस्याएं क्या है, उसकी योग्यता, उसकी क्षमताएं क्या है, इसको समझने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का सहारा लिया जाता है और ये समझा जाता है कि बालक की क्षमता, योग्यता या उसकी आवश्यकताएं क्या है। यानी कि बालक के द्वारा बताए जाने के बाद भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि परीक्षणों के आधार पर भी क्रॉस चेकिंग भी कह सकते हैं, क्रॉस चेकिंग भी हो सकती है। या बालक की वास्तविक, जैसे वो नहीं समझ पा रहा, नहीं बता पा रहा, तो इसके माध्यम से भी बालक की सही जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगली बात आती है शैक्षिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन। शैक्षिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन, यानी कि बालक की शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है, अब तक उसका एजुकेशनली प्रोग्रेस क्या है, किस तरह की उसकी ग्रोथ रही है, इस सब की जानकारी के लिए उसको उसका मूल्यांकन किया जाए, पूरी प्रोग्रेस को देखा जाए, जांचा जाए और उसके आधार पर उसका इवैल्यूएशन किया जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए कि बालक की अब तक की एजुकेशनल प्रोग्रेस किस प्रकार की रही है, उसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही है, उसका शिक्षा के प्रति रुझान कैसा रहा है, शिक्षा के प्रति उसका समर्पण किस तरह का रहा है, इस चीज को जानने या समझने के लिए उसका मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य है, ताकि उसकी शिक्षा से संबंधित समस्याओं का निवारण देखा ढूंढा जा सके। अगली बात आ जाती है स्वास्थ्य परीक्षण। स्वास्थ्य परीक्षण, क्योंकि यहाँ पर निर्देशन कार्य करने से पहले बालक के स्वास्थ्य का परीक्षण भी होना अनिवार्य है, क्योंकि फिजिकली हेल्थ के बारे में उसकी क्या रिपोर्ट रही है, बालक की फिजिकली ग्रोथ कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, हेल्थ उसकी कैसी है, इस सब को जानने के लिए जरूरी है कि उसका परीक्षण किया जाए। अर्थात निर्देशन करता किसी को निर्देशन प्रदान करता है तो उससे पहले एक अगला स्टेप जो आता है वो आता है उसका स्वास्थ्य परीक्षण करना, यानी कि उसकी प्रारंभिक वार्ता के साथ इसका प्राथमिक साक्षात्कार के आधार पर उसकी समस्या का पता लगाता है, फिर उसके बाद में उसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति का पता लगाता है कि उसकी किस प्रकार की ये स्थिति
लिए फिर वो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से बालक की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास करता है, फिर पृष्ठभूमि तक पहुंचता है, फिर उसके स्वास्थ्य की जानकारी लेने का प्रयास करता है। आता है फिर अंतिम साक्षात्कार। यानी कि अब यहाँ पर वो एक तरह से फाइनली उसको बातचीत के माध्यम से पूरी सही जानकारी या सही सूचना को एकत्रित करता है, जिससे कि सही उसको फिर पार्श्व चित्रों का निर्माण, पार्श्व चित्रों को निर्मित करना का निर्माण, बस 2 मिनट आना। पार्श्व चित्रों का निर्माण यानी कि ये भी कोई संसाधन है जिनके माध्यम से बालक के संबंधित जानकारी को सही जानकारी जुटाने में पता चलता है कि बालक की सामाजिक मानसिक योग्यता किस प्रकार की है, उसकी बौद्धिक क्षमताएं कैसी हैं, उसकी विचारधाराएं कैसी हैं, उनको समझने के लिए जैसे मैं बहुत सारे चित्र दिखा दिए। अब उस चित्र को दिखाकर बोला कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। अब बालक उसके बारे में डिस्क्राइब करता है और स्पष्ट चित्र होता है, लेकिन उसको वो डिस्क्राइब करता है कि इसके अंदर उसे क्या दिखाई दे रहा है, तो उसे वही चीज दिखाई देगी जिस तरह की उसकी सोच या उसकी मानसिकता होती है। तो इसको समझने के लिए भी पार्श्व चित्रों का सहयोग दिया जाता है। अंत में सम्मेलन या सम्मेलन के माध्यम से बालक को उसकी सही समस्याओं को समझने और उनके निवारण का भी अवसर प्राप्त होता है, इसलिए सेमिनार्स का सहारा लिया जा सकता है। अगर रिपोर्ट लिखना, कि अब तक की बालक की क्या प्रोग्रेस रही है, किस प्रकार की उसकी समस्याएं हैं, उसका क्या निवारण हो सकता है, उसको हमने क्या क्या ढूंढा, क्या जानकारी उसके बारे में हासिल करी, उसके लिए एक कंप्लीट पूरी रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। और फिर अनुवर्ती कार्य, अनुवर्ती कार्य यानी कि स्टेप बाय स्टेप जैसे हम आगे चलते जाते हैं तो उसके बाद में अनुवर्तीय कार्य का होना बहुत अनिवार्य, यानी कि फॉलो अप होना बहुत जरूरी है कि जो हमने निर्देशन दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या बालक में प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, तो फिर उसको दोबारा गाइड करने की जरूरत होती है या हमारी प्लानिंग को बदलने की आवश्यकता होती है, अर्थात कि फॉलो अप का होना भी बहुत जरूरी होता है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको एक प्रश्न करना है, 2 प्रश्न आज आपको यहाँ पर करने हैं। आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1, महाविद्यालय स्तर पर शैक्षिक निर्देशन सेवा को समझाइए। ठीक है, महाविद्यालय स्तर पर शैक्षिक निर्देशन सेवा को समझाइए कि किस प्रकार से शैक्षिक निर्देशन कार्य किया जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक निर्देशन प्रक्रिया या सोपानों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, शैक्षिक निर्देशन की प्रक्रिया या सोपानों को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।